जय हिंद दोस्तों, मैं आदित्य द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube प्लेटफॉर्म आदित्यांजल जीएस क्लासेस में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपकी बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखकर आज हम पटवारी मध्य प्रदेश पटवारी का जो एक अहम विषय है सामान्य प्रबंधन, उसकी पहली क्लास लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। आपके द्वारा मिलने वाली प्रतिक्रिया इस बात का निर्धारण करेगी कि ये जो श्रृंखला है हमें आगे कब तक लेकर चलनी है, क्योंकि मैंने इस पर बहुत गहराई से अध्ययन किया है और अध्ययन करने के बाद मैंने उन चीज़ों का समावेशन किया है इस श्रृंखला में, या वो स्ट्रेटजी हम लेकर आगे चलेंगे जो आपके इस विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने की सुनिश्चितता निर्धारित करेंगे। तो बिना समय गवाए, बिना अनायास की बातें किए हुए हम सिर्फ उन्हीं कीवर्ड पर चलते हैं जो आपके लिए इस क्लास में ज़्यादा उपयोगी हैं। अब ये जो सामान्य प्रबंधन है, इसकी क्लास शुरू करने से पहले हम निर्धारित कर लें कि ये संपूर्ण क्लास हमारी किस प्रारूप में होगी। मैं सदैव प्रारूप पर बहुत विशेष ध्यान देता हूं, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर आप किसी विषय का प्रारूप सुनिश्चित कर लेते हैं, यानी कि किन किन चरणों में उसका अध्ययन करेंगे, तो वो विषय आपके लिए क्लिष्ट व जटिल होने की बजाय क्या हो जाता है, बेहद आसान और सरल हो जाता है। क्लियर? तो इसी को ध्यान में रखकर मैंने इसका प्रारूप तैयार किया है कि इस श्रृंखला में हम किन किन चीजों को लेकर चलेंगे। श्रृंखला का जो प्रारूप का पहला विषय है वो होगा कि हम स्थिति को जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बड़ी दुविधाएं और बड़ी असमंजस की स्थिति आप में व्याप्त हो गई है इस विषय को लेकर, सामान्य प्रबंधन को लेकर। तो आपके मन में क्या चल रहा है, क्या किया जा सकता है अभी वर्तमान में इसको लेकर कि आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। इस श्रृंखला में हम सबसे पहले संपूर्ण सिलेबस का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जो सिलेबस होता है ये वो रास्ता होता है जो आपके रिजल्ट रूपी परिणाम तक या लक्ष्य तक क्या करेगा, पहुंचाएगा। लेकिन अगर सिलेबस में आपकी पकड़ नहीं है, सिलेबस का आपने अध्ययन नहीं किया है, तो इस बात से आप अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते कि यह विषय आपके लिए आसान या सरल होने वाला है। क्लियर है? जो सबसे अहम इस श्रृंखला का विषय होगा वो होगा थ्योरी सेशन। थ्योरी सेशन में हर एक सिलेबस के एक टॉपिक को हम बड़े गहराई से कॉन्सेप्चुअल, सैद्धांतिक, हर तरीके से इसको हम उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद इस संपूर्ण थ्योरी सेशन का जो सार और जो निचोड़ निकलेगा उसको हम रिवीजन की क्लास में डालेंगे। रिवीजन की क्लासेस लगभग, यानी कि अगर मैं कहूं कि सामान्य प्रबंधन की अगर हमारी 25 से 30 क्लासेस होती हैं, तो 3 से 4 क्लासेस में हम पूरा रिवीजन सेशन रखेंगे, जिसमें आपका पूरा ये रिवाइज्ड हो जाएगा। इसके उपरांत जो भी सिलेबस के विभिन्न टॉपिक है उन टॉपिक का हम टेस्ट लेंगे। इससे इस चीज का निर्धारण हो जाएगा, मूल्यांकन हो जाएगा कि उस टॉपिक विशेष में आपकी पकड़ किस स्तर तक है, आप कहां तक स्कोर कर पा रहे हैं, या उस टॉपिक का कौन सा ऐसा सेक्शन है जिसको समझने में आपको दिक्कत हो रही है और वहां से प्रश्न आने पर आप हल नहीं कर पा रहे हैं। तो इस चीज का निर्धारण हो जाएगा। और अंत में जो सबसे उपयोगी होगा, सारी चीजें कंप्लीट होने के बाद हम प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे। और यकीन मानिए, इसके पूर्व के सारे प्रारूपों पर अगर आप अच्छे से मेहनत कर लेंगे तो ये प्रीवियस ईयर का पेपर जब आप सॉल्व करेंगे तो इतना आसान होगा आपके लिए प्रश्नों को हल करना, और ये आसान होना आपके आत्मविश्वास में विकास का एक कारण बनेगा। क्लियर है? चलिए, तो ये प्रारूप हमने देख लिया। अब इन्हीं एक एक प्रारूप पर हम क्या कर लेते हैं, संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं। क्लियर? कब तक? जब तक हम थ्योरी सेशन पे नहीं पहुंच जाते हैं। क्लियर? तो जैसे पहला हमारा प्रारूप था क्या, कि स्थिति को हम देखेंगे। स्थिति से आप वाकिफ भी हैं, लेकिन आप इसको बड़े लापरवाही तरीके से ले रहे हैं। जैसे स्थिति में मैंने है कि मानसिकता और धारणा को देखेंगे, मतलब इस विषय को लेकर आपकी इतनी नकारात्मक मानसिकता और धारणा बन गई है, जबकि मैं हमेशा से कहने का प्रयास करता हूं कि ये प्रबंधन है, ये कोई ऐसा विषय नहीं है, पूर्णतः सैद्धांतिक चीजों से ये घिरा हुआ नहीं है, इसमें बहुत हद तक व्यवहारिक चीजें हैं। अगर आप अपने जीवन में अनुशासन को कभी महत्व दिया है या जीवन के विभिन्न चरणों में अनुशासित आप रहे हैं, तो यकीन मानिए कि 10 से 12 क्वेश्चन तो आपके बेहद आसान तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन आपको लगता है कि सामान्य प्रबंधन बहुत ही कठिन है, नया विषय है, पंचायती राज की जगह आ गया है, अब एग्जाम कठिन हो जाएगा, स्कोर नहीं होगा।
एक बार अपने दिल से पूछिए कि अगर पंचायती राज ही होता इसकी जगह तो क्या आप ज्यादा स्कोर कर पाते? तो ऐसा नहीं है। ये विषय बेहद सरल है, बस आवश्यकता है इसके जो नर्व्स है उसको पकड़ने की, और इसकी नर्व्स जो है अगर उसको आप पकड़ गए या आपने उसके लिए एक स्ट्रेटजी बना ली तो ये विषय आपके लिए बेहद आसान होने वाला है। अब कुछ लोगों को लगता है, अब उनके लिए ये जरूर कठिन होगा जिन्होंने अपने जीवन में ना तो कभी कोई लक्ष्य बनाया है ना कोई उद्देश्य बनाया है। जब रूल बुक आती है तब आपके अंदर बौखलाहट सी आ जाती है और भाग पड़ते हैं आप बुक स्टेशनरी की ओर, ढेर सारी किताबें खरीद के ले आके पटक लेते हैं, और फिर एक दो दिन आपका ये जो ऊर्जा है, आपकी ये जो शक्ति है, आपका ये जो ब्लड प्रेशर है आपको पटवारी पटवारी अंदर से चिल्लाने के लिए मजबूर कर देता है, लेकिन धीरे धीरे ये क्या हो जाता है, शिथिल हो जाता है, ठंडा पड़ जाता है। तो ऐसा नहीं करना है। बस ये इस लक्ष्य को और इस उद्देश्य को लेकर हमें क्रमिक रूप से धीरे धीरे निरंतर एक न्यूनतम समय देना है। अगर हम कंसिस्टेंसी मेंटेन रखेंगे तो यकीन मानिए कि यह विषय आपके लिए बेहद और अच्छा स्कोर करने वाला विषय हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं कि इसके लिए ये सब चीजें होंगी कैसे, इसके लिए हमारे मेहनत का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो कुछ भी नहीं करना है, यकीन मानिए सिर्फ आपको 1 से 2 घंटे, कितना, 1 से 2 घंटे, और वो भी कितने माह तक, 1 मंथ तक। कितने? 1 मंथ तक अगर आप देते हैं और इसके बाद अगर आप प्रैक्टिस सेशन पे थोड़ा विशेष बल दे देते हैं तो यकीन मानिए कि इस विषय में 8 जो विषय हैं आपके इस पटवारी में टॉप 3 स्कोरिंग सब्जेक्ट होगा। कैसा होगा? टॉप 3 स्कोरिंग सब्जेक्ट होगा, क्योंकि इसमें 2 पक्ष हैं इस विषय में। एक तो आपका सैद्धांतिक और दूसरा व्यवहारिक। 2 तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। सैद्धांतिक के लिए हम इतने बेहतर तरीके से थ्योरी क्लासेस लेंगे, और जो व्यवहारिक है, व्यवहारिक में मैंने कहा ना कि अगर आप जीवन में अनुशासित रहे हैं, विद्यार्थी का जीवन आपने किसी भी चरण में अच्छे से जिया है, तो वो व्यवहारिक क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। तो ये यकीन मानिए कि 20 से 21 प्रश्न आप आसानी से गेन कर सकते हैं इस विषय में। क्लियर? तो और आपका ये लक्ष्य भी होना चाहिए, 25 के बाद पीछे मत भागिएगा। अगर आप इस विषय में 20 से 21 प्रश्न या इससे प्लस कर पा रहे हैं तो ये आपका एक बेहद अच्छा स्कोर होगा। क्लियर है? तो ये हमारी स्थिति को लेकर चर्चा था। तो ये आप धारणा अपने मन से निकाल दीजिए। अभी भी इस विषय के समावेशन को लेकर आप सिलेबस को कोसना बंद कीजिए, है ना। अब आप क्या करिए, एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाएंगे। उस स्ट्रेटजी में आपके सामने समय समय पर लेकर आऊंगा, और अभी आप देख रहे हैं जितना मैं कह रहा हूं अगर उतना आप अगर फॉलो करते जाएंगे तो ये विषय क्या हो जाएगा, आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। अब चलते हैं हम किसके ऊपर, सिलेबस की ओर। चलिए अब हम सिलेबस देखते हैं, और सिलेबस से हम इस चीज का निर्धारण करते हैं कि भैया हमें जो ये पटवारी का सिलेक्शन का ये जो लक्ष्य प्राप्त करना है, उसके लिए सिलेबस के इस रास्ते में हमें किन किन चरणों से होकर गुजरना है। अब ये जो सिलेबस है ये रूल बुक में तो डिसाइड किया नहीं गया है, स्पष्ट रूप से रूल बुक में मेंशन किया नहीं गया है। इस जो सिलेबस को हमने बनाया है ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आधार बनाकर हमने किया है। तो कोई ये आदर्श नहीं है, लेकिन यकीन मानिए, मतलब भरोसा तो आपको करना ही पड़ेगा, आपका ये जो सिलेबस है इन्हीं टॉपिक के इर्द गिर्द रहेगा और इसी के आसपास से प्रश्न आपके लिए जनरेट होते रहेंगे। क्लियर? अब सिलेबस में जो सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है, क्या देखेंगे कि सिलेबस में जो हमारा पहला टॉपिक आता है वो क्या है। तो आप यहां से देख रहे हैं पहला हमारा टॉपिक क्या है, प्रबंधन एक परिचय या प्रबंधन का परिचय। इसी तरीके से हर टॉपिक के अंदर जाकर हम चीजों को डिटेल करते चलेंगे कि देखेंगे प्रबंधन का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, विभिन्न वैज्ञानिकों ने क्या परिभाषाएं दी हैं, प्रकृति क्या है, प्रबंधन की विशेषता क्या है, प्रबंधन के कितने स्तर होते हैं, कितने स्तर पर मैनेजमेंट करना पड़ता है, और प्रबंधन का महत्व क्या है। इसी तरीके से हर टॉपिक के अंदर जाके हम सब टॉपिक का क्या करेंगे, डीपली अध्ययन करेंगे इस थ्योरी सेशन की क्लास में। क्लियर है? अब दूसरा टॉपिक हमारा क्या निकल के आता है कि प्रबंधन और प्रशासन। ये प्रबंधन आपको बिजनेस करने के लिए नहीं बताया जा रहा है, ये जो आपके सिलेबस में डाला गया है। हालांकि प्रबंधन से ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो अछूता हो।
अगर आप कोई भी छोटा सा कार्य करते हैं उसमें भी प्रबंधन बेहद जरूरी होता है। लेकिन आवश्यकता है ये समझने की कि पटवारी के सिलेबस में प्रबंधन डाला क्यों गया है, क्योंकि आप प्रशासन का एक हिस्सा बनने जा रहे हो। क्या होने जा रहे हो? प्रशासन का एक हिस्सा बनने जा रहे हो। तो इस प्रशासन से जुड़ने के बाद आप प्रबंधन का कितना बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट कर पाएंगे, ताकि ये प्रशासनिक कृत्य जो कार्य होंगे, टास्क होंगे, आपके लिए बेहद आसान हो जाएंगे। तो मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसको हम देखेंगे, दूसरा टॉपिक होगा। फिर देखेंगे नियोजन और प्लानिंग। सबसे प्रबंधन का जो पहला चरण होता है वो होता है प्लानिंग। ये एक प्रकार की वैचारिक, यूं कहो तो वैचारिक क्रिएटिविटी का पहला स्तर होता है, जहां पे हम पूरे प्रारूप का निर्धारण करते हैं। तो जैसे मैंने कहा ना कि इस क्लास के पहले ही सेशन में हमने प्रारूप बनाया, तो वो जो प्रारूप था वो एक प्रकार की क्या थी? प्लानिंग ही थी कि हमें प्रबंधन में ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो नियोजन को बहुत डीप से, बड़े अच्छे से पढ़ेंगे, इसके सिद्धांत देखेंगे और इसको लेकर क्या विभिन्न परिभाषाएं दी गई हैं, इसके स्तर क्या होंगे, चरण क्या होंगे, सबका डिटेल से हम देखेंगे। इसी प्रकार से अगला जो सिलेबस का हमारा टॉपिक निकल के आता है निर्णयन। क्या आता है? निर्णयन, यानी कि डिसीजन मेकिंग। क्या? डिसीजन मेकिंग। भैया प्रबंधन का ये भी बहुत बेहतरीन है। अगर आपको अच्छा प्रबंधन करना है तो आप में डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी होनी चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए। आप में इस चीज का आत्मविश्वास होना चाहिए कि किसी कार्य को लेकर हम कितना बेहतर तरीके से निर्णय ले सकते हैं, जिसका सकारात्मक परिणाम हमारे लक्ष्य और उद्देश्य को प्राप्त करने में उपयोगी हो सकता है। जो अगला टॉपिक निकल के आता है संगठन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन। क्या? ऑर्गेनाइजेशन। जब हमारे लक्ष्य और उद्देश्य को लेकर एक सूक्ष्म धारणा होती है, एक सूक्ष्म ही टारगेट होता है, तब तो हम व्यक्तिगत तौर पर क्या कर लेते हैं? प्रबंधन कर लेते हैं। लेकिन जब इसकी अवधारणा या कॉन्सेप्ट बृहद स्तर पर होती है, जैसे मैंने कहा एक स्कूल का संचालन करना, एक अस्पताल का संचालन करना है, किसी बैंक की शाखा का संचालन करना है, तब आपको कदम रखना पड़ेगा एक व्यवस्थित संगठन, ऑर्गेनाइजेशन के रूप में। और उस ऑर्गेनाइजेशन को कितने बेहतर तरीके से मैनेज करना है, इन सब चीजों को हम देखेंगे इस वाले टॉपिक में। फिर आता है अभिप्रेरणा या मोटिवेशन। भैया प्रबंधन या किसी कार्य को करते करते एक टाइम के बाद आप में क्या आने लगती है? शिथिलता आने लगती है, आप बोरियत महसूस करने लगते हैं, आपका मन नहीं लगने लगता है उसमें, वो क्षेत्र आपके लिए रुचिकर नहीं रह जाता। तब उस समय पर आप में एक नई ऊर्जा डालने के लिए प्रबंधन का एक नया टॉपिक आता है, जिसको बोलते हैं अभिप्रेरण या मोटिवेशनल। तो ये आपके जो सीनियर, ये जो मैनेजमेंट के जो क्या होते हैं, विशिष्ट व्यक्तित्व होते हैं, तब आप में ये समय समय पर अभिप्रेरण और मोटिवेशन की चीजें डालते रहते हैं, जिससे आप पुनः ऊर्जावान होकर फिर से उस संस्थान, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन में जुड़कर आप लक्ष्यों की ओर उन्मुख होते हैं। क्लियर? फिर हम देखेंगे प्रशासनिक प्रबंध के उपकरण। प्रशासनिक प्रबंध करना है तो हमें कई चरणों की कड़ियों को समझना होगा कि विधायिका होगी, कार्यपालिका होगी, फिर यहां पर क्या होगी? स्थायी कार्यपालिका होगी। तो अब इन सब चीजों को लेकर इन पे क्या होगा कि इनके मध्य एक क्या होता है? कम्युनिकेशन की चैन होना बहुत जरूरी है, संचार का एक चैन होना बहुत जरूरी है। नहीं पता चला कि एक के द्वारा पारित किया गया आदेश दूसरे तक अगर विधिवत संचार के व्यवस्था के माध्यम से नहीं आएगा तो वो दूसरे रूप में पहुंचेगा, तो ये जो हमारी योजनाएं होंगी, जो हमारा नियोजन होगा, जो हमारे कार्य होंगे, वो सही तरीके से क्रियान्वित नहीं होंगे। तो प्रशासनिक प्रबंध के रूप में संचार का, कम्युनिकेशन का क्या योगदान है, इसको हम देखने का प्रयास करेंगे। फिर जो अगला टॉपिक हमारा निकल के आता है वो क्या निकल के आता है? प्रशासनिक नेतृत्व। क्या निकल के आता है? प्रशासनिक नेतृत्व, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप। भैया प्रबंधन, एक अच्छे प्रबंधक का सबसे बड़ा गुण होता है लीडरशिप होना। क्या होना? लीडरशिप होना। अगर आप में नेतृत्व करने की क्षमता बेहतर होगी, तभी आप अपने समूह के लोगों को प्रभावित कर पाएंगे और इस चीज के लिए उन्हें तैयार कर पाएंगे, उनको स्वीकृति दे पाएंगे कि मेरे द्वारा मतलब बताया गया जो भी कार्य है इसको आपको फॉलो ही करना है। ये कैसे आएगा? जब आप में एक अच्छी लीडरशिप की क्वालिटी होगी। क्लियर? तो कैसे एक प्रशासन में नेतृत्व कैसे किया जाएगा, इन सब चीजों को हम देखेंगे। फिर लेखांकन का देखेंगे, अकाउंटिंग का देखेंगे, क्योंकि प्रबंधन में कहीं ना कहीं बजटिंग का, यानी कि पैसे के लेन देन का, है ना, आर्थिक गतिविधियों का बड़ा योगदान होता है। उन आर्थिक गतिविधियों का कैसे आय व्यय का हमें पूरा ब्यौरा मेंटेन करना है, उसके लिए हम अकाउंटिंग वाले सेक्शन को देखेंगे। अंकेक्षण का, यानी कि ऑडिटिंग का देखेंगे कि पूरे प्रबंधन के
प्रारंभ से लेकर लक्ष्य प्राप्ति तक या उसके मध्य में किस प्रकार की प्रक्रियाओं का हमने प्रयोग किया है, उन प्रक्रियाओं का हमें कहां तक सकारात्मक या नकारात्मक लाभ मिल रहा है, हमने कितना अधिक निवेश कर दिया है आर्थिक रूप से, वैचारिक रूप से, या हमने मानव संसाधन पर कितना खर्च किया है और उसका हमें क्या प्रॉफिट गेन हो रहा है। इन सब चीजों की जो वीकली मंथली ये क्या होती है, समीक्षा होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑडिटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑडिटिंग। तो बेहतर ऑडिटिंग करने का क्या तरीका होना चाहिए और ऑडिटिंग करने के हमें क्या लाभ और परिणाम मिलते हैं, ये भी हम देखेंगे। विपणन मार्केटिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रबंधन खुद तक सीमित नहीं होता है। प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए उसे हमें जो लक्ष्य है हमारे, उनको उनके तक पहुंचाना बहुत जरूरी होता है। और उनके तक पहुंचाना, जैसे मैंने कोई उत्पाद तैयार किया है, उत्पाद को हमने बड़े बेहतर तरीके से मेंटेन तो कर लिया, लेकिन उसे समाज की या लोगों की या मार्केट में स्वीकृति तभी मिलेगी जब हम एक बेहतर स्ट्रेटेजी के साथ उसका प्रचार प्रसार कर पाएंगे। तो ये विपणन वाला सेक्शन हम बड़े बेहतर तरीके से देखेंगे। फिर हम देखेंगे मानव संसाधन का प्रबंधन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करते हैं तो जाहिर सी बात है कि विभिन्न चरण में, हायरार्की में, पद सोपान में विभिन्न व्यक्ति आपके लिए कार्य करते हैं, चाहे वो श्रमिक से लेकर आपके मैनेजिंग डायरेक्टर तक हो। अब इन व्यक्तियों के बीच में कैसे उनको मैनेज करना है, उनको कैसे तोड़ तोड़ के लक्ष्य देना है और वो टुकड़ों को, लक्ष्य को कैसे आगे इकट्ठा करके अपने एक मुख्य लक्ष्य के रूप में, टारगेट के रूप में अचीव करना है। और इसके लिए उन सबको अपने साथ लेकर, एक टीम वर्क को लेकर आगे बढ़ना है। ये सब चीजें हम किस रूप में देखेंगे, मानव संसाधन के रूप में। कैसे एक बेहतर लोगों का समूह मुझे सेलेक्ट करना है, इंटरव्यू वगैरह लेकर कैसे अच्छे से अच्छे व्यक्ति को अपने ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ना है, ये सारी प्रक्रियाएं आपके मानव संसाधन के प्रबंधन में आएंगी। क्लियर है। फिर जो हमारा अगला टॉपिक आता है खरीदी तथा स्कंद प्रबंधन, यानी कि परचेस एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी क्या है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट यही देखना है कि हमारे पास कौन कौन से संसाधन शुरुआती तौर पर थे, कौन कौन से संसाधनों को हमने प्रक्रिया के दौरान समावेशित किया है, यानी कि जोड़ा है, और अभी वर्तमान में कौन कौन से संसाधन हमारे खत्म हो चुके हैं और किनको हमें अभी जोड़ना है। तो ये संसाधनों की जो समीक्षा होती है ना, इसी को बोलते हैं इन्वेंट्री। क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री। और इन्वेंट्री का मैनेजमेंट कैसे करना है कि किस चीज की हमें, किस संसाधन की हमें ज्यादा मांग है अभी वर्तमान में, उसी को बस हम क्या करें अभी अपने उसमें मैनेजमेंट में लाएं, और जो अभी ज्यादा जरूरी नहीं है उसको अभी हम निग्लेक्ट कर सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। तो ये जो प्रोसेस होती है ये इन्वेंट्री कहलाती है। फिर हम देखेंगे ई कॉमर्स। क्या कहेंगे, ई कॉमर्स। तो ये मैनेजमेंट, अब तो मैनेजमेंट का एक नया ही आधुनिक रूप आ गया है ई कॉमर्स का। तो ई कॉमर्स को बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे कि ई कॉमर्स है क्या, इसकी परिभाषाएं अलग अलग क्या दी गई हैं, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, इसके चरण क्या होते हैं, इसका वर्तमान स्वरूप कैसा है, किस प्रकार से ये हमारे लिए उपयोगी है, इन सब सारी चीजों का हम अध्ययन डिटेल से करेंगे। तो ये था इस प्रकार से हमारा पूरा सिलेबस। आई होप आपको समझ में आया होगा, लेकिन मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस सिलेबस को एक बार आप अपने हाथों से कॉपी पे लिखने का प्रयास जरूर कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप। अगर ये एक बार आप अपने से लिखिएगा, उसको पढ़िएगा, समझिएगा, इसके बाद अपने से लिखिएगा। जब सिलेबस को आप बिना देखे हुए अगर आप पूरा लिख लेंगे तो यकीन मानिए कि उस आत्मविश्वास के साथ फिर जब आप थ्योरी में प्रवेश करेंगे तो ये प्रबंधन आपके लिए बेहद आसान होने वाला है। क्लियर हो गया। तो अब हम सीधे जो हमारी मुख्य क्लास है उसमें प्रवेश करते हैं। ये हमारा इस विषय को लेकर एक आधार बेस बनाने का एक तरीका था जिसको मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। अब हम चलते हैं जो मुख्य हमारे इस श्रृंखला का विषय वस्तु है, यानी कि थ्योरी सेशन। और थ्योरी सेशन में हम सिलेबस को एक एक करके तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। और थ्योरी का जो हमारा पहला टॉपिक था वो क्या था, हमारा प्रबंधन का परिचय। क्या था हमारा पहला टॉपिक, प्रबंधन का परिचय। तो अब इसको हम बड़े डिटेल से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। क्लियर। चलिए, अब प्रबंधन का परिचय हम करने से पहले एक बार एक अपना जो व्यवहारिक समझ है उसको डेवलप करेंगे कि आप भी ये खुद स्वयं प्रबंधन को लेकर आप क्या सोचते हो। तो एक बार अपने से सोचने का प्रयास करना कि आपकी मानसिकता में प्रबंधन क्या है। अगर मैं कहूं तो प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है, एक ऐसी वैचारिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी भी क्षेत्र में
अपने बनाए गए लक्ष्य या उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न चरणों के द्वारा क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और इस प्रक्रिया में जितने भी संसाधन होते हैं, उन संसाधनों को लेकर और जो हमारी लक्ष्य को, उद्देश्य को लेकर जो मांग होती है, डिमांड होती है, उसके अनुसार हम क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो अगर ये प्रक्रिया हम फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, प्रबंधन कर रहे हैं। भैया प्रबंधन की शुरुआत तो जब आप गर्भ में जाते हो ना, तब से शुरू हो जाती है। तो गर्भ से लेके आपके अंत तक प्रबंधन ही चलता रहता है आपके व्यक्तिगत जीवन के तौर पर। और बाकी तो प्रबंधन जब से मानव का अस्तित्व आया है ना, तब से ये प्रबंधन जो विषय है मानव के साथ समानांतर रूप से चल रहा है। और जब तक मानव का अस्तित्व रहेगा ये प्रबंधन जरूर रहेगा। लेकिन क्या मानव का अस्तित्व नहीं था तो प्रबंधन नहीं था? बिल्कुल था। मानव के बिना जब प्रकृति केवल अस्तित्व में थी तो प्रकृति भी अपना संचालन एक प्रबंधन या मैनेजमेंट के थ्रू ही कर रही थी। तो प्रबंधन अपने आप में एक ऐसा विस्तृत और वृहद कॉन्सेप्ट है जो हर एक क्षेत्र में, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, हर जगह प्रबंधन सूक्ष्म, मध्यम या अधिक से अधिक रूप में क्या है, व्याप्त ही है। तो ये एक सामान्य सी समझ थी किसको लेके, प्रबंधन के रूप में। क्या आप परिवार में थे, जन्म आपका कहां हुआ, परिवार में हुआ, तो आपके माता पिता ने परिवार के एक भावी लक्ष्य नहीं देखे? भावी मतलब उनका उद्देश्य नहीं था कि आगे चल के हमारा क्या हो, बड़ा सा घर हो, मेरे बच्चे पढ़ लिख लें, अच्छी नौकरी उनको मिले, उनकी अच्छी जगह शादी कर ले, अभी हमारे घर की क्या ज़रूरतें हैं, मांग क्या है, घर हमारे पास है कि नहीं है, पहले घर की व्यवस्था कर लें, कपड़ों की व्यवस्था कर लें, खाने की व्यवस्था कर लें। तो ये जो मांग थी समय समय पर परिवार में, और इस मांग को पूरा करने के लिए क्या एक प्रबंधन की व्यवस्था हमारे पेरेंट्स ने नहीं अपनाई? बिल्कुल अपनाई। तो ये प्रक्रिया तो आपके यहीं पे चली। फिर घर से आप कहाँ जाते हो, आप स्कूल में जाते हो, तो क्या स्कूल में आपको प्रबंधन देखने को नहीं मिला? बिल्कुल मिला। आप जब विद्यार्थी जीवन में प्रवेश करते हो तो क्या विद्यार्थी जीवन में आपने प्रबंधन नहीं देखा? बिल्कुल किया आपने। आपके विभिन्न विषय थे, कौन से विषय आपके लिए रुचिकर थे, कौन से विषय आपके लिए कठिन थे, किनको आपको कितना टाइम देना है, किसको कैसे पढ़ें कि उसमें हम ज्यादा से ज्यादा स्कोर गेन कर सके। तो ये सब प्रबंधन को लेकर एक सामान्य सा प्रश्न पूछा जाता है कि भैया प्रबंधन कितना पुराना है। आपके मन में भी ये कई बार प्रश्न उठता होगा कि ये जो प्रबंधन है ये है कितना पुराना। तो एक वैज्ञानिक थे C.N. ग्रेगर महोदय। कौन थे? C.N. ग्रेगर महोदय। और इन्होंने अपने कथन में सीधे सीधे कह दिया था कि प्रबंधन विषय उतना ही पुराना है जितना कि हमारा मानव समाज। अब अगर हम इतिहास की बात करते हैं तो एक सभ्य समाज के बारे में हम अध्ययन अपने इतिहास में कब करते हैं? हड़प्पा सभ्यता से, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से। तो जब आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो सभ्यता थी विश्व की सबसे बेहतरीन व्यवस्थित नगरीकृत सभ्यता थी उस समय में। तो एक नगरीकृत सभ्यता सबसे पहली क्यों थी? क्योंकि वहां पर भी क्या था, एक नगरीय व्यवस्था को लेकर एक मैनेजमेंट देखने को मिलता है, यानी कि उस सभ्यता में भी क्या समावेशित था? प्रबंधन था। तो जब से मानव क्या हुआ है, सभ्य हुआ है, सभ्य होने की प्रक्रिया में क्या, जब पहले उसमें मैनेजमेंट आया है तभी मानव क्या हुआ है, सभ्य हुआ है। तो मानव की सभ्यता के साथ ही प्रबंधन का क्या हो गया था, विकास हो गया था। फिर प्रश्न आता है कि एक विषय के रूप में प्रबंधन कब आया? तो विषय के रूप में प्रबंधन की जब बात करें तो देखो 18वीं शताब्दी में कौन सी क्रांति होती है? औद्योगिक क्रांति। कौन सी होती है? औद्योगिक क्रांति। कहाँ होती है? यूरोप, और यूरोप में भी ब्रिटेन में। तो जब ये औद्योगिक क्रांति होती है तो बड़ी मात्रा में मशीनीकरण होता है। मशीनीकरण और कारखानों की जब स्थापना होती है तो इनमें कार्य के संचालन के लिए मांग आती है किसकी? बड़ी संख्या में श्रमिकों की। अब जब बड़ी संख्या में श्रमिकों की मांग हो रही है तो ये श्रमिक क्या हो गए? हमारे लिए एक प्रकार से मानव संसाधन हो गए, ह्यूमन रिसोर्स हो गए। अब इस ह्यूमन रिसोर्स को क्या करना है? मैनेज करना है। कैसे इनको कितना काम देना है, इनके काम के तरीकों को देखना है, इनको कैसे छोटे छोटे लक्ष्य देना है, हर मानव को किस किस काम में कहां पर क्या करना है निर्धारित करना है। तो ये जो ह्यूमन रिसोर्स का जो मैनेजमेंट था ये हमें करना बहुत जरूरी था। और इसी ह्यूमन रिसोर्स के मैनेजमेंट को लेकर ही एक विषय के रूप में कौन इजाद होता है? हमारा प्रबंधन। क्या इजाद होता है? प्रबंधन। तो ये जो मैनेजमेंट विषय एक विषय के रूप में कब सम्मिलित होता है मानव समाज के साथ? तो 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के साथ श्रमिकों को क्या करने के लिए?
मैनेज करने के लिए। तो यहां तक की बात स्पष्ट है। अब चलिए हम थोड़ी प्रबंधन की परिभाषा देख लेते हैं, और ये परिभाषाएं देखने में आपको एक लंबी खासी थ्योरी 4-5-6 लाइन की परिभाषा दिखेगी। अब ये क्या है, अंदर से आप इसको पढ़कर समझने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपको इतना ज़्यादा डीप में जाना नहीं है। बस इस परिभाषा से हम की पॉइंट निकालेंगे और उस कीवर्ड को, जो कीवर्ड होगा उसको हम वैज्ञानिक के नाम से कोरिलेट करेंगे कि जब ये वस्तुनिष्ठ में प्रश्न पूछा जाए तब आप आसानी से उसके लिए जो बेहतर ऑप्शन हो वहां पे पहुंच जाइए। क्योंकि इसको मुझे उसमें लिखित रूप में प्रस्तुत करना नहीं है, सिर्फ इसका उपयोग किसमें करना है, वैकल्पिक विकल्पों को सॉल्व करने के, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए अब इनको याद करने के लिए मैं कुछ ट्रिक बताऊंगा। ये ट्रिक बेहद क्या होंगे, मजाकिया अंदाज में होंगे, लेकिन आप वहां पे लॉजिक ढूंढने का प्रयास मत करना, क्योंकि जब हम ट्रिक बनाते हैं तो लॉजिक को परे करके बनाते हैं, इसलिए आप लॉजिक में मत जाइएगा। क्लियर। चलिए अब हम पहली परिभाषा देखते हैं, और ये परिभाषा किसने दी है, ये दी है जॉर्ज आर टेरी ने। किसने दी है, जॉर्ज आर टेरी ने। टेरी ने क्या है कि प्रबंधन एक विशेष प्रक्रिया है जिसमें नियोजन, संगठन, उत्प्रेरण एवं नियंत्रण, सिर्फ 4 चीजों पे मैंने सर्कल किया है, नियोजन, संगठन, उत्प्रेरण और नियंत्रण सम्मिलित है, और इनमें से प्रत्येक में विज्ञान, कला दोनों का प्रयोग करते हुए पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इनका अनुकरण किया जाता है। तो अब इसके आगे हमें नहीं जाना, हमें सिर्फ क्या कीवर्ड पकड़ना है, ये जो 4 शब्द थे, प्रबंधन को हमने 4 भागों में तोड़ दिया है। कौन सा, नियोजन, संगठन, उत्प्रेरण और नियंत्रण। तो प्रबंधन को 4 भागों में किसने तोड़ा, टेरी ने। किसने तोड़ा, टेरी ने। तो टेरी ने प्रबंधन को 4 भागों में तोड़ा, तो यहां से टेरी से तोड़ा लगा लेना, और कितने भागों में तोड़ा, 4, नियोजन, संगठन, उत्प्रेरण और नियंत्रण। अब से ये प्रश्न भी बन सकता है कि जॉर्ज आर टेरी ने प्रबंधन को निम्न में से किस उसके रूप में नहीं तोड़ा है, या उनके जो कह सकते हैं कि विभिन्न भाग थे और उनमें से कौन सा ये भाग उसमें सम्मिलित नहीं है। तो प्रश्न जनरली इसी तरीके से बनते हैं। तो यहां से ये वाली परिभाषा उम्मीद है कि आपके लिए क्या हो गई होगी, आसान हो गई होगी, रटना नहीं है इनको। जब इससे संबंधित, इस परिभाषा से संबंधित प्रश्न आएगा तो आप आसानी से जो विकल्प सही होगा वहां पर आप पहुंच जाएंगे। अब दूसरा प्रश्न क्या निकल के आ रहा है कि प्रबंधन वैचारिक रूप से गठित समूहों में, किस रूप से, औपचारिक रूप से गठित समूहों में अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर कार्य करने तथा करवाने की कला है। किसकी कला है, करवाने की कला है। और ये किसने कहा है, हेराल्ड कुंज ने। किसने किया है, हेराल्ड कुंज ने। और कुंज को मैंने यहाँ पे कुटिल बना दिया। क्या बना दिया, कुंज को मैंने कुटिल बना दिया। और कुटिल का मतलब होता है बेहद अमीर व्यक्ति, वो वैचारिक रूप से भी आर्थिक रूप से जो अमीर होता है उसे क्या बोला जाता है, कुटिल बोला जाता है। और जो ये कुटिल लोग होते हैं, इनमें लोगों से कार्य करवाने की कला होती है। क्या होती है, कार्य करवाने की कला होती है। तो जहां कहीं भी परिभाषा में आपको दिखे कार्य करवाने की कला, तो आप सीधे ऑप्शन में कहां जाएंगे, कुंज के पास। कुंज यानी कि कुटिल के पास। कुटिल के पास क्या होती है, कार्य करवाने की कला होती है। क्लियर हो गया। चलिए अगली परिभाषा देखते हैं क्या है हमारा। अगली परिभाषा दी है किसने, एडविन एम रॉबिन्सन ने। किसने दी है, एडविन एम रॉबिन्सन ने। इन्होंने क्या कहा है, कोई भी व्यवसाय स्वयं नहीं चल सकता, उसे स्वयं, विन से हमने क्या बनाया, विन। और हमने कहा विन होने के लिए व्यवसाय स्वयं चलाना है ना, कि मतलब ऐसे नहीं छोड़ दोगे आप कि भैया तुम चलते, मतलब छोड़ दिया, बना दिया, एक प्लान बना दिया और वर्करों के मत्थे छोड़ दिया, अब वो कार्य अपने आप ही चलता रहेगा, मैनेजमेंट का कार्य। तो मैनेजमेंट अपने आप नहीं चलता रहेगा, हमें उसमें क्या करना पड़ेगा, पूरी भागीदारी निभानी पड़ेगी, हस्तक्षेप करते रहना पड़ेगा। क्लियर। चलिए अब अगली परिभाषा क्या है कि प्रबंधन व्यवसाय संगठन रूपी शरीर का मस्तिष्क है। प्रबंधन व्यवसाय संगठन रूपी शरीर का मस्तिष्क है एवं उसकी जीवनदायिनी शक्ति है। तो यहां से हमने शरीर और मस्तिष्क पर क्या कर लिया, सर्कल लगा लिया। और ये परिभाषा किसने दी थी, ओलिवर शेल्डन ने। किसने दी थी, ओलिवर शेल्डन ने। तो शरीर और मस्तिष्क भी, ये भी क्या है, हमारा अंग है। और ओलिवर से लीवर हमने निकाल लिया, और लीवर भी क्या है, हमारे शरीर का अंग है।
तो जैसे शरीर का अंग मस्तिष्क है उसी तरीके से शरीर का अंग लीवर भी है। तो ओ लीवर से हमने लीवर निकाला और लीवर शरीर में क्या होता है, क्या होता है, लीवर शरीर में होता है। तो कहीं भी अगर शरीर मस्तिष्क आता है प्रबंधन की परिभाषा में तो ये किस में चले जाइएगा आप, ओलिवर शिल्डन के पास। क्लियर यहाँ से। चलिए अगली परिभाषा देखते हैं, और ये परिभाषा किसने दी है, ये परिभाषा दी है एफ.डब्ल्यू. टेलर ने। किसने दी है, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने। इन्होंने कहा प्रबंध यह जानने की कला है कि आप क्या करवाना चाहते हैं और इसके बाद यह देखना कि इसे सर्वोत्तम व मितव्ययतापूर्ण विधि से करें। उदाहरण देते हैं कि एक महेश बाबू थे, वो अपना जूता लेके फटा कहाँ पहुंच जाते हैं, टेलर के पास। किसके पास पहुंच जाते हैं, टेलर के पास, और कहते हैं ये मेरा जूता सिल दो। क्या बोलते हैं, ये मेरा जूता सिल दो। टेलर सीधे कहेगा भैया आप क्या करवाना चाहते हैं, मैं दर्जी नहीं हूं, मैं दर्जी हूं, मैं मोची नहीं हूं कि आप मेरे यहाँ अपना जूता सिलवाने आए, है ना। तो वो सीधे आपसे प्रश्न पूछेगा कि आप क्या करवाना चाहते हैं। ये कौन पूछेगा, टेलर पूछेगा। क्यों पूछेगा, क्योंकि आप उसके यहाँ जूता सिलवाने गए हैं। क्या सिलवाने गए हैं, जूता। तो ये मजाकिया है, इसमें आप लॉजिक ढूंढने का प्रयास, मैंने पहले ही बोल दिया था, मत करिएगा। क्लियर। चलिए अब ये किसने कहा था, टेलर से आप क्या करवाना चाहते हैं, तो ये ट्रिक है एक। चलिए फिर है E.F.L. ब्रीच ने। E.F.L. ब्रीच ने कहा था कि महत्व प्रबंधन का है न कि उसकी परिभाषा के। इन्होंने तो परिभाषा दी ही नहीं और सीधे सीधे कह दिया। तो प्रश्न पूछेगा कि किस वैज्ञानिक ने प्रबंधन की परिभाषा नहीं दी है, तो E.F.L. ब्रीच ने। उन्होंने कहा कि प्रबंधन की परिभाषा का महत्व कोई नहीं है, महत्व किसका है, उसका किस तरीके से व्यवहारिक उपयोग करना है। क्लियर है। चलिए अब चलते हैं, इस तरीके से हमारी प्रमुख परिभाषाएं हो गई। अब परिभाषाओं के बाद हम किस चीज का देखने का प्रयास करेंगे, विशेषता का। यहाँ पे एक दो लाइनें और दी गई हैं, इनको भी देख लीजिएगा कि किस प्रबंधन के जनक कौन है। तो जैसे एक परिभाषा और दी है कि प्रबंध व्यक्तियों के विकास से संबंधित है न कि वस्तुओं के निर्देशन से। तो व्यक्तियों का विकास कब होगा, जब वो एप्पल खाएगा। क्या खाएगा, एप्पल खाएगा। तो लॉरेंस एप्पले ने ये बताया था। फिर है प्रबंधन को जीवन प्रदायी अवयव किसने कहा है, तो पीटर एफ ड्रकर ने कहा है। किसने कहा है, पीटर एफ ड्रकर ने। और ड्रकर को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मैनेजमेंट। क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आगे चल के बार बार जिक्र होगा। तो फादर ऑफ मैनेजमेंट पीटर एफ ड्रकर को कहा जाता है। फिर फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसे कहा जाता है, तो एफ.डब्ल्यू. टेलर को, है ना, जिन्होंने कहा था कि आप करवाना क्या चाहते हैं। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट यानी कि वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न आता है कि भैया फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, ये जो जनरल सामान्य प्रबंधन हम पढ़ रहे हैं, इसके जनक कौन है, तो इसके जनक हेनरी फ्यूल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, हेनरी फ्यूल को कहा जाता है। तो यहाँ से आप इसका अंदाजा लगा लीजिएगा। तो इस तरीके से विभिन्न परिभाषाएं थी और कौन से वैज्ञानिक इसके जनक थे ये हमने देख लिया। आगे भी ऐसी परिभाषाएं आती रहेंगी और उसको हम इसी प्रकार से देखने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है कि आप परिभाषा की संपूर्ण भाषा के पीछे न जाकर वहां से ऐसे ही कीवर्ड निकालेंगे और वैज्ञानिक से उसको कोरिलेट करके याद करने का प्रयास करेंगे। क्लियर। अब जो पहला टॉपिक आता है प्रबंधन का हमारा, वो क्या है वो पहला टॉपिक आता है प्रबंधन की विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या निकल के आता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। और इसमें जो सबसे पहली विशेषता प्रबंधन की निकल कर आ रही है तो आपको देखने को मिल रही होगी, वो कौन सी है कि प्रबंधन उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है। क्या देखेंगे कि प्रबंधन उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है, यानी कि मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। क्या है, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। भी ये जहां भी प्रबंधन होगा किसी न किसी विशेष उद्देश्य को लेकर होगा। अगर आप विद्यार्थी होगे तो आपके लिए वो उद्देश्य सिलेक्शन लेना होगा। अगर आप किसी निजी कंपनी के मालिक हैं या कोई कंपनी है तो आपका उद्देश्य होगा ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना, और ये लाभ एक अच्छी सकारात्मक पहचान के साथ आप कमाते रहें ताकि आपका अस्तित्व मार्केट में बना रहे। अगर आप विद्यालय हैं तो आपके लिए उद्देश्य क्या होगा, अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करना। अगर आप अस्पताल के संगठन के रूप में कार्य कर रहे हैं तो आपके मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या होगा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देना। तो प्रबंधन का क्या है, प्रबंध जो है उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है, यानी कि इस प्रक्रिया में कोई न कोई उद्देश्य मुख्यतः निहित ही होता है और किसी उद्देश्य को लेकर ही क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। फिर दूसरी विशेषता है प्रबंधन सर्वव्यापक प्रक्रिया है। क्या है, प्रबंधन सर्वव्यापक प्रक्रिया है।
किसी चीज में मैनेजमेंट को अगर हम घटा देते हैं, अगर कोई क्या है, कोई चीज है, अगर उससे हम क्या करें, मैनेजमेंट को घटा दें, तो उसका क्या होता है, परिणाम शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। अगर कोई समाज है, अगर कोई आर्थिक गतिविधि है, कोई राजनीतिक गतिविधि है, व्यक्तिगत तौर पर अगर आप कुछ कार्य कर रहे हैं, आपके आंतरिक जो संवेग हैं, विचार हैं, उसमें भी अगर आप मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो ये जो आपका कार्य होगा ये निश्चित रूप से क्या होगा, एक असफल रूप में, परिणाम के रूप में आपको दिखेगा। तो प्रबंधन क्या है, सर्वव्यापक है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, व्यक्तिगत के तौर पर हो, आपके संवेगों विचारों को लेकर हो, या बाह्य रूप से कुछ भी हो, हर जगह क्या है, आपका ये प्रबंधन व्याप्त है। क्लियर। चलिए अगली परिभाषा क्या है, प्रबंधन बहुआयामी प्रक्रिया है, यानी कि मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। व्यक्तिगत तौर पर, संगठन के तौर पर, समाज को लेकर, समूह को लेकर, सभी में प्रबंधन एक आयाम के रूप में कार्य करता है। अतः ये जो प्रबंधन है ये क्या है, एक बहुआयामी प्रक्रिया है। आपको प्लानिंग करनी है, स्टाफिंग करनी है, बजटिंग करनी है, सभी एक साथ चलती हैं, किसमें, आपके प्रबंधन में। तो यहां से ये चीज निकल के आती है कि प्रबंधन आपका क्या है, एक प्रकार का मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है, प्रबंधन बहुआयामी है। फिर अगला क्या निकल के आता है, प्रबंधन एक सतत प्रक्रिया है, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, है ना। मैनेजमेंट लक्ष्य प्राप्ति तक अनवरत चलती रहती है। अब ऐसा नहीं है कि अब आप 4 दिन पढ़ेंगे अपने ये इन 8 विषयों को, और फिर 4 दिन पढ़ने के बाद छोड़ देंगे और बोलेंगे कि अब जब पेपर की डेट आ जाएगी, बढ़िया एडमिट कार्ड आ जाएगा, तब हम पढ़ेंगे। तो क्या आप इस प्रक्रिया से चलेंगे तो आप अपने टारगेट को लेके सही मैनेजमेंट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। अब आपका ये क्या होगा, लक्ष्य आपको प्राप्त नहीं होगा। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन का ये जो उद्देश्य, टारगेट अचीव करना है, तो आपको कंटिन्यूअस अपनी स्टडी पे बने रहना है, और आपको इस चीज का निर्धारित करते रहना है कि किस विषय को हमें कितना टाइम देना है, कि कब प्रैक्टिस करनी है, कब थ्योरी पढ़नी है, कब प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने हैं, कौन सा विषय मेरे लिए कठिन है उस पर ज्यादा फोकस करना है, किसको हम थोड़ा सा टाइम देकर ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये मैनेजमेंट आपको लगातार करते रहना है। कब तक, जब तक आप एग्जाम दे नहीं लेते हैं। तो मैनेजमेंट लक्ष्य प्राप्ति तक अनवरत चलती रहती है। ऐसा नहीं कि आज किया कल नहीं करेंगे, परसों किया उसके अगले दिन नहीं करेंगे। आपको एग्जाम निकालना है तो कंटिन्यूअस आपको बने रहना पड़ेगा। तो प्रबंधन एक कैसी है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। फिर अगला क्या निकल के आता है, प्रबंधन एक समूह गतिविधि है। कैसी है, प्रबंधन एक समूह गतिविधि है। समूह गतिविधि का कहने का मतलब है बेहतर परिणाम के लिए आपका मैनेजमेंट समूह आधारित होना चाहिए। मैं एक उदाहरण समझाता हूं कि अगर आप बैंक में कार्य कर रहे हैं तो आपके वीकली और मंथली क्या होंगे, टारगेट होंगे। वो प्रारंभ में तो आपको एक एक करके बांट दिए जाएंगे कि भैया तुमको ये कार्य देना है, इस क्षेत्र में जाके इतने सारे अकाउंट खोलने हैं, यहाँ से इतने क्या करना है, बीमा आपको करवाना है, यहाँ से इतना जाके आपको क्या करना है, एफडी करवानी है। हर व्यक्ति को अलग अलग टारगेट दिया जाएगा, लेकिन उसका जो सार्थक रिजल्ट, एक जो मेन गोल होगा वो यही होगा कि सभी टीम को मिलाकर जो हो, हमारा जो एक मंथली टारगेट है उसको हम क्या कर सकें, प्राप्त कर सकें। तो इसीलिए मैनेजर पूरी कोशिश करता है कि पूरे टीम या ग्रुप को लेकर चले, ताकि हमारे जो टारगेट हो सके वो क्या हो सके, अचीव हो सके। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि प्रबंधन कैसा है, एक समूह गतिविधि है। व्यक्तिगत तौर पर प्रबंधन किसी संगठन में कार्य नहीं कर सकता है। संगठन में अगर आपको मैनेजमेंट करना है तो आपको ग्रुप को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, उस ग्रुप के विभिन्न सदस्यों के मध्य भी आपको क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो यही ये विशेषता कह रही है। अगला क्या है, प्रबंधन एक गतिशील कार्य है। क्या है, प्रबंधन एक गतिशील कार्य है। मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन। प्रबंधन, क्या आपके पटवारी के सिलेबस से पंचायती राज को हटा दिया गया और मैनेजमेंट को जोड़ दिया गया तो क्या आप रुक गए? नहीं रुके ना, बल्कि आपने अपने आप को मैनेज किया और आगे बढ़े कि अब तो पटवारी का एग्जाम क्या कर देना है भैया, फोड़ ही देना है, और इस विषय में भी उतने ही नंबर लाना है जितना हम पंचायती राज में उम्मीद कर रहे थे 3-4 साल पढ़कर। तो अगर ये आपके अंदर वैचारिक धारणा आ रही है और इसको लेकर आप कदम उठा रहे हैं तो यानी कि आप अच्छा मैनेजमेंट कर रहे हैं। और अगर ये चीज नहीं कर रहे हैं, बस रोना रो रहे हैं कि मैनेजमेंट आ गया, सिलेबस बदल दिया, गलत किया, तो
अगर ये कर रहे हैं तो ये आपके मैनेजमेंट का प्रक्रिया नहीं, यानी कि ये आपकी जो विचार है आपको मैनेजमेंट से दूर ले जा रहा है, और मैनेजमेंट से अगर आप दूर होंगे तो आप अपने टारगेट और लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो गतिशील प्रक्रिया है और परिवर्तनशील है, यानी कि जो भी चेंजेस आएंगे उसको भी हमें एक्सेप्ट करना है और रुकना नहीं है, वहां पे हमें उन परिवर्तन को एक्सेप्ट करके उनके अकॉर्डिंग हमें स्ट्रेटजी बना के आगे बढ़ना है। क्लियर? चलिए अब आगे हम देखते हैं अगले क्या विशेषता है कि प्रबंधन एक अमूर्त शक्ति है। कैसी है? अमूर्त शक्ति है, यानी कि मैनेजमेंट इज अ इंटेंजिबल फोर्स। मूर्त होता है और एक अमूर्त होता है। मूर्त वो होता है जिसे आप आंखों से देख सकते हैं, छू सकते हैं, और अमूर्त ये होता है जो क्या होता है, एक प्रकार से आभासी होता है। तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि एक काम करिए, मुझे थोड़े से मैनेजमेंट की जरूरत है, मैं जाता हूं बगल के मार्केट में दुकान से, शॉपिंग मॉल से 5 किलो मैनेजमेंट खरीदता हूं, पीले रंग वाला खरीदूंगा क्योंकि मैनेजर फीमेल है और उसको पीला रंग बहुत पसंद है, पीले रंग का मैनेजमेंट ले आऊंगा और उसको ऑफिस के इस कोने में लगा दूंगा। क्या ऐसा कोई मैनेजमेंट होता है? नहीं। ये क्या है? ये एक प्रकार का भैया ये अमूर्त शक्ति है, यानी कि इंटेंजिबल फोर्स है। ये हमें आभासी तौर पर भी, यानी कि एक प्रकार की वैचारिक प्रक्रिया है। कैसी है? वैचारिक प्रक्रिया है। अगर मैं कहूं कि प्रबंधन को सिर्फ महसूस किया जा सकता है ना? क्या किया जाता है? महसूस किया जाता है, यानी कि यह एक वैचारिक अमूर्त व्यवस्था है। तो यही कहने का मतलब था प्रबंधन का, है ना। अब आपने क्या किया, आपने एक स्ट्रेटजी बना ली कि मुझे सुबह से दोपहर तक ये 3 विषय पढ़ने हैं, दोपहर से शाम तक ये 3 विषय पढ़ने हैं, और रात में ये 2 विषय पढ़ने हैं। तो ये क्या हुआ? एक ही आपके वैचारिक व्यवस्था हुई ना। तो वही कहने का मतलब कि प्रबंधन एक अमूर्त शक्ति है। अगला क्या निकल के आता है? प्रबंधन एक एकीकृत शक्ति है, यानी कि मैनेजमेंट इज अ इंटीग्रेटिंग फोर्स। कैसी है? एक एकीकृत शक्ति है। अब इसको हम कैसे समझेंगे कि प्रबंधन समूह में किसी एक के प्रयास से इतना शक्तिशाली नहीं हो सकता है कि हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। जैसे हर व्यक्ति, चाहे वो नीचे स्तर का कर्मचारी हो, क्लर्क हो, मैनेजर हो, एमडी हो, सब मिलकर एक साथ किसी कार्य को क्या करते हैं, और मैनेजमेंट एक इंटीग्रेटेड फोर्स है, बन जाता है, और हम अपने टारगेट या उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। जब हमारा मैनेजमेंट कैसा हो जाता है? एकीकृत हो जाता है, और जैसे ही एकीकृत हो जाता है तब हम अपने टारगेट को क्या कर सकते हैं? आसानी से क्या कर सकते हैं? अचीव कर सकते हैं। यानी कि 8 विषय है, तो क्या हम 3 विषय को हटा के सिर्फ 5 ही विषय पढ़ें? नहीं, हमें सभी विषय को पढ़ते चलना है। क्या करना है? सभी को एकीकृत रूप में क्या करना है? हमें इंटीग्रेटिंग फॉर्म में पढ़ते चलना है, तभी जाके हम सभी विषय में स्कोर करके पटवारी में सिलेक्शन ले पाएंगे। क्लियर? चलिए अंतिम क्या इसकी विशेषता निकल के आती है कि प्रबंधन एक सृजनात्मक कार्य है। मैनेजमेंट इज ए क्रिएटिव फंक्शन। कैसा है? मैनेजमेंट इज ए क्रिएटिव फंक्शन, मतलब प्रबंधन कोई ट्रेडिशनल यानी कि परंपरागत प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक क्रिएटिव प्रोसेस है। अर्थात इसमें नई चीजें डिमांड और सिचुएशन के अकॉर्डिंग जुड़ती रहती हैं, है ना। अगर जैसे मैं बात करूं कि पहले लोगों को क्या था? ऑफलाइन क्लासेस लेने की आदत थी, फिर क्या आया? कोरोना आया, और जैसे ही कोरोना आया लोग किधर शिफ्ट हो गए? ऑनलाइन की ओर हो गए शिफ्ट। किधर हो गए? ऑनलाइन की ओर शिफ्ट हो गए। यानी कि अब ये नहीं हुआ कि भैया कोरोना आ गया, ऑफलाइन क्लासेस बंद हो गई तो आपकी मतलब पढ़ाई जो है वो रुक गई। क्या आपकी पढ़ाई रुकी? नहीं रुकी। ऑफलाइन क्लासेस की जगह हमने इन्वेंशन किया, इनोवेशन किया, नवाचार किया, क्रिएटिविटी की कि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का निर्माण करें, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म करके फिर हमने आपकी पढ़ाई को लगातार जारी रखा, है ना। या हमें हमारी जो पढ़ाई है वो अनवरत चलती रही। तो ये कैसे हो सका? क्योंकि हमने मैनेज किया। क्या किया? चीजों को मैनेज किया कि भैया चलो किसी कारणवश अगर ऑफलाइन चीजें हम नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं तो हम कुछ ऐसी चीजें मैनेज करें कि हम उन्हीं विद्यार्थियों को और या कि उससे ज्यादा विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लासेस या नॉलेज प्रदान कर सके। तो ये कैसा हुआ? ये यही चीज कह रहा है कि प्रबंधन एक सृजनात्मक कार्य है। क्या है? एक सृजनात्मक कार्य है। तो मेरे प्यारे मित्रों, ये मैंने कोशिश की आपको पहली क्लास में प्रबंधन को लेकर एक थोड़ी सी आपके कॉन्सेप्ट को, आधार को मेंटेन करने की। ये वीडियो कैसा लगा आपको? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? आपके लिए ज्यादा जटिल तो नहीं हो रहा है? होगा, क्योंकि ये पहली क्लास है, और पहली क्लास को हम पूर्णतः अगर समझ लें तो ये मानव के लिए थोड़ा उटपटांग सा लगता है। लेकिन अगर हम कंटिन्यू रहेंगे, नियमित रहेंगे और पीछे की चीज़ों को एक्सेस करते रहेंगे तो आगे आने वाली जो विषय वस्तु है वो हमारे लिए बेहद आसान होने वाली है।
तो आप ये वीडियो कहाँ तक आपके लिए उपयोगी लग रहा है, आपको अच्छा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, क्या इसमें ऐड डाउन करना चाहिए, क्या इसमें समावेश नई चीजें करनी चाहिए, इनको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अपने सुझाव के रूप में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आगे चलकर विज्ञान और कंप्यूटर की भी ये श्रृंखला हम जोड़ने वाले हैं पटवारी के लिए। अपने दोस्तों तक चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम पटवारी को लेकर जो मुख्य जीएस के विषय हैं उनको हम लेकर आने वाले हैं। और एक बात जरूर कीजिएगा जो मैं सदैव कहता हूं कि माता पिता, गुरुजनों, सैनिकों और किसानों का आप सदैव सम्मान कीजिए। ये हमारे और राष्ट्र के निर्माता हैं, उनके अस्तित्व के निर्धारक हैं। ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।